विधानसभा चुनाव में मतदान हो चुके हैं। अब 3 तारीख को मतगणना होगी। हालांकि राजस्थान की परिपाटी चली आई है 5 साल कांग्रेस तो 5 साल बीजेपी, लेकिन इस बार राजस्थान में जिस तरह अलग अलग पार्टियों ने एंट्री मारी, यूं कहें कि आम आदमी पार्टी भी अपना वजूद तलाश लेने के लिए दमखम दिखाने लगी थी। आरएलपी प्रमुख भी लगातार सभाएं कर रहे थे, ओवैसी भी मैदान में डटे हुए थे। इसके साथ साथ बीटीपी की अब बात करें, आदिवासी पार्टी की अगर बात करें, तो कहीं ना कहीं अलग अलग जो पार्टियां थी वो राजस्थान में अपनी धाक दिखाने में लगी थी। लेकिन जिस तरह दोनों ही प्रमुख पार्टियों की अगर बात करें, इन दोनों ही प्रमुख पार्टियों में टिकट वितरण के साथ ही बगावत शुरू हो गई थी। बागी कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ ना दे, इसलिए मान मनवार का दौर भी चला, कुछ हद तक सफल भी हुए। लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जहां पर रोचक मुकाबले भी देखने को मिल सकता है। इन्हीं पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कुछ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, इनसे ही जान लेते हैं। सर, क्या कहेंगे, त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा अलग अलग सीटों पर? चित्तौड़ से चंद्रभान आख्या मैदान में उतर गए, यहाँ से झोटवाड़ा विधानसभा सीट से आशु सिंह सूरपुरा बीजेपी से बगावत करके निर्दलीय उतर गए। क्या लगता है जो थर्ड पार्टियां हैं वो क्या खेल बिगाड़ पाएंगी या बागी खेल बिगाड़ेंगे? दरअसल क्या है कि चुनाव में कोई किसी को ना तो था होती है, ना किसी को कोई बताता है। एक अपन अनुमान लगा सकते हैं कि किसके मन में क्या है। ये कि वैसे कोई बताता भी नहीं है। मैं अपनी पत्नी से भी नहीं पूछ सकता, ना वो मुझे बताती है, ना पूछना चाहिए। लेकिन जो रुझान आ रहे हैं मैं समझता हूँ दोनों पार्टी की यानी कांग्रेस और बीजेपी, उनकी 100 से नीचे सीट आएगी। अब वो 80 हो सकती है, दोनों की 80 हो सकती है, 85 हो सकती है, 90 हो सकती है। और अभी ये कहना मुझे बहुत कठिन लग रहा है कि सरकार कौन बनाएगी। लेकिन वैसे देखा जाए तो जो जिस तरह की हवा आ रही है, जिस तरह के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उससे ये लगता है कि बीजेपी बना लेगी। लेकिन 5-10 सीट का अंतर रहा तो अशोक गहलोत भी कम नहीं है। वो पुराने खिलाड़ी है, जोड़ तोड़ के माहिर है, और निर्दलीय को पटाना है उनको उसकी कला में वो काफ़ी महारत हासिल की है उनको। तो मैं ये नहीं अभी आज कहने की स्थिति में नहीं है कि सरकार कौन बनाएगा। लेकिन ये तयशुदा बात है कि अगर बीजेपी सरकार बनाएगी तो वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं होगी। मुख्यमंत्री का चेहरा कोई भी हो सकता है, दिया कुमारी भी हो सकती है, अर्जुना मेघवाल भी हो सकता है, ओम बिरला भी हो सकता है। और अगर कांग्रेस की बात आती है तो उसमें एकमात्र अशोक गहलोत के अलावा कोई दावेदार नहीं है, क्योंकि पैसे भी उन्होंने लगाए हैं, चुनाव का पूरा जो खर्च है वो भी उन्होंने उठाया है। और सचिन पायलट को वो पहले भी दरकिनार करता है और आगे भी दरकिनार करेंगे। इसमें किसी तरह का शक सुबह नहीं होना। सर, बागी का थर्ड मोर्चा इस बार कई काफ़ी पार्टियां एंट्री मार चुकी हैं, उनका असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल आएगी। मेरा मानना ये है कि निर्दलीय बागी वगैरह, या निर्दलीय कह लो, बागी कह लो, उसको कुछ भी रूप दे दीजिए। मतलब अदर बीजेपी और कांग्रेस के जो इतर है वो करीब मैं समझता 20 से 30 के बीच में आ सकते हैं। और जो भी पार्टी बनाएगी उसको उसका निर्दलीयों का या अन्य पार्टियों का सहयोग लेना अनिवार्य लगता है। सर, बसपा की बात करें, तीसरी बड़ी पार्टी मानी जाती है। पिछली बार चुनाव में 6 विधायक जीत कर आए थे, लेकिन जीतने के बाद दूसरी पार्टी का दामन थाम लिया। इस बार तो चुनाव से पहले ही उम्मीदवारों ने सरेंडर कर दिया। 7 उम्मीदवार कांग्रेस में चले गए, 3 उम्मीदवार जो है बीजेपी में चले गए। क्या लगता है कि पूर्वी राजस्थान में दबदबा होने की बात कही जा रही थी बसपा की? मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो लगता है 2 या 3 सीट ले सकते हैं। बाकी मुझे बसपा का या आपका बहुत ज़्यादा वो नहीं लगता। जो होगा वो निर्दलीय ही खेल बिगाड़ेगा। आरएलपी का क्या मानते हैं? आरएलपी जो पहले की स्थिति वही करीब करीब रहेगी। हनुमान बेनीवाल खुद और 1 या 2 और हो सकता है। बाकी मुझे नहीं लगता कि बहुत आरएलपी कोई वो रहेगी, बिगाड़ेगी खेल। ठीक है, चुनाव लड़ते हैं 10 सीट में, अगर वो 2 भी सीट लेते हैं, 3 सीट लेते हैं तो बहुत अच्छा पासिंग मार्क तो है ही। यूँ कहें कि त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है कि टक्कर की बागी खेल बिगाड़ सकते हैं, बना सकते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता है। देखो, दोनों के मैं कह रहा कि 90-90 के आसपास है। किसी की 92 में हो सकती है, 93 में हो सकती है, किसी की 87 हो सकती है, 88 हो सकती है। लगभग ये मेरा ये जो मानना ये है कि जो दोनों पार्टियों के जो 90 के इर्द गिर्द घूमेगी। ऐसे में निर्दलीय को सहारा लेना अपराधी है, उनका सहारा लिया जाएगा और नोटों की थैलियाँ खुलेगी। जो नोट ज़्यादा बिखेरेगा सरकार उसी की बनेगी।
मोदी ने ये कहा था कि है ना अशोक गहलोत कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो इसका मतलब ये है कि वो नरेंद्र मोदी जितनी भी है ना ताकत है वो लगाएंगे पैसे के लिए। लेकिन है ना ये भी नहीं मानना चाहिए कि है ना मोदी है ना बहुत वो है सातिर, वो उनको है ना कई जगह ना परास्त का सामना भी करना पड़ा। उन्होंने रोड शो भी किया था, दिल्ली में भी किया था, हिमाचल में भी किया था, पंजाब में भी किया था, कर्नाटक में भी किया था। कोई खास फर्क नहीं है। ये सोचते हैं कि लोग है ना मोदी ने है ना वो निकाल दिया, रोड शो कर दिया, तो उसका बहुत बड़ा है ना इम्पैक्ट पड़ेगा। उस पूरी है ना 90 से है ना 140 चली जाएगी, मुझे नहीं लगता। क्योंकि है ना मोदी को देख लिया, ठीक है मोदी का एक है ना चमत्कारिक प्रभाव है, लेकिन ये नहीं है कि ना वो 30-40 सीट देता था। ज़्यादा से ज़्यादा अंतर पड़ेगा, 5-7 सीट का पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए हालांकि 85 से 90 का गणित कहा जा रहा है। आप क्या कहेंगे पूरे ऑल ओवर पूरे विधानसभा चुनाव को लेकर 199 सीटों पर मैदान में उतरे दमखम सबने दिखाया, आपका गणित क्या कह रहा है? बिल्कुल, मैं भी कहीं न कहीं महेश जी की बात से सहमत हूँ। इस बार के चुनाव पहले के चुनावों की तरह नहीं है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। इस बार के चुनाव काफ़ी रोचक हम कह सकते हैं सिद्ध होंगे, और कहीं न कहीं दोनों ही पार्टियों को इस बार पूरा दमखम लगाना पड़ रहा है। बसंत जी, आपको याद होगा पिछले 2018 के चुनावों की अगर बात करें तो मतगणना से पहले ही हमें दोनों पार्टी के दफ्तरों को बाहर से देखने से पता पड़ जाता था कि कौन सी पार्टी अब आने वाली है। लेकिन इस बार अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों में अभी तक भी मंथन चल रहा है। कल ही भाजपा के अंदर एक रिव्यू मीटिंग हुई है कि अगर हम जो चाह रहे थे वैसे परिणाम अगर नहीं आ रहे हैं या नहीं आएंगे तो उसका क्या कुछ परिणाम रहा, और उसके पीछे कहीं ना कहीं जो भाजपा की रिव्यू मीटिंग में हुआ वही हम सब पत्रकारों ने भी, जो भी हम मिलते हैं अक्सर, हमने यही एनालाइज़ किया कि इस बार बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट काफ़ी कमज़ोर रहा और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं इनको उठाना पड़ सकता है। और जैसा कि सर ने कहा, सीट वितरण को लेकर भी काफ़ी कन्फ्यूजन की स्थिति रही। जो सीट चाहते थे उन्हें नहीं मिली। उसके बाद कई जगहों पर पैराशूट उम्मीदवार का खतरा रहा। हालांकि ठीक है, जिस प्रकार से बीजेपी के तमाम नेतृत्व ने कमल के फूल और मोदी के नाम पर चुनाव लड़ने की और वोटिंग करने की अपील की थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं स्थानीय उम्मीदवार से जुड़ाव होता है जनता का, उसका भी फ़र्क हो सकता है देखने को मिल जाए। और रही बात अगर हम परकोटे की सीट की बात करें, जहां से सर ने भी बताया कि मोदी के शो से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, वाकई में बहुत सही है, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मेरे हिसाब से वो रूट गलत था। ये मेरा अपना सोचना है कि वो रूट गलत था, उस रूट से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। अगर वो रूट दूसरा होता, वो रामगंज को मिला के अगर वो रूट होता, तो जिस और बीजेपी इस चुनाव को ले जा रही है, हिंदू मुस्लिम की हम बात कर रहे हैं, वो रूट अगर होता रामगंज की तरफ का होता, या फिर हम कह सकते हैं कि गणेश मंदिर मोती डोंगरी से शुरू होकर गोविंद देव जी मंदिर पे अगर ख़त्म होता, ये जो अगर ये रूट होता तो हो सकता है थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बार बार हमने भी कई लोगों से बातचीत करी है, इस चुनाव के अंदर जो मुद्दे छाए रहे, कांग्रेस ने जो बीजेपी के ऊपर आरोप लगाए वो महंगाई के लगाए, जीएसटी के लगाए, ईआरसीपी का मुद्दा काफ़ी छाया रहा। लेकिन बीजेपी की तरफ से जो आरोप लगाए गए वो महिला अपराध सबसे बड़ा मुद्दा था। उसके बाद में बेरोज़गारों से, किसानों से धोखा, जो बीजेपी का मुद्दा है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे जैसे बीजेपी की दूसरी लिस्ट आई और हाथोज धाम के स्वामी बाल मुकुंदाचार्य का उसके अंदर नाम आया, एकदम से हम कह सकते हैं कि इन तमाम मुद्दों के साथ एक मुद्दा और जुड़ गया, जिसके अंदर कहीं ना कहीं बीजेपी का अपर हैंड है, वो है हिंदू धर्म, सनातन संस्कृति। कहीं ना कहीं ये मुद्दा इस चुनाव में जुड़ गया और चुनाव ख़त्म होते होते इसी मुद्दे के इर्द गिर्द ही सारी चीज़ें घूमने लगी। हालांकि कांग्रेस ने अपना एक सबसे बड़ा दांव खेला है, जो सरकारी कर्मचारियों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपील करी है कि अगर बीजेपी आती है तो ओपीएस की इन्होंने काफ़ी बात करी है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है तो ओपीएस को लागू किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकारी जो कर्मचारी वर्ग है उनके मन में ओपीएस को लेके हम कह सकते हैं कि एक सॉफ्ट कॉर्नर है, और हो सकता है कि ओपीएस सरकारी कर्मचारियों का सॉफ्ट कॉर्नर होते हुए एक कुछ बड़ा खेल ना कर जाए। हालांकि इसकी संभावना काफ़ी कम दिखाई देती है। सचिवालय के कई कर्मचारियों से हमने बात करी है, विशेष तौर पर सचिवालय के ही फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोगों की अगर हम बात माने तो उनके मन में ओपीएस को लेकर कोई उत्साह नहीं है। उनका कहना है कि फाइनेंस हम ही रिलीज़ करते हैं, और नाम ना बताने की शर्त पे क्या मांगते हैं, कितनी सीटें आ सकती है कांग्रेस और बीजेपी का आंकलन करें तो? आकलन करें तो महेश जी के ही सीटों के आकलन के मैं भी थोड़ा इर्द गिर्द ही हूँ। 101 से 105 मैं बीजेपी का मान रहा हूँ, और कांग्रेस टक्कर ज़रूर दे रही है, और निर्दलीय काफ़ी हम कह सकते हैं भूमिका बना सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उनकी भूमिका रहेगी ऐसा अभी के हिसाब से नहीं लगता।
बिल्कुल, हालांकि 85 से 90 यूँ कहें कि 102 105 भी दोनों ही पार्टियों में रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। शाहपुरा की सीट की अगर बात करें, देखिए जयपुर से सटा हुआ है शाहपुरा, वहाँ पर लगातार दमखम बीजेपी भी दिखा रही थी, कांग्रेस भी दिखा रही थी। क्या स्थिति मानते हैं वहाँ पे? बीजेपी ने पैराशूट उम्मीदवार उतारा, उस कारण बीजेपी बिल्कुल जीरो स्थिति पर रही और कांग्रेस के जो एक बार निर्दलीय और 2 बार कांग्रेस के प्रत्याशी रहे और निर्दलीय प्रत्याशी जो पूर्व राज्यपाल के बेटे हैं आलोक बेनीवाल और कांग्रेस प्रत्याशी मनीष यादव, दोनों के बराबर की टक्कर है। अंतराल सैकड़ों का रहेगा, न कि हज़ारों का। और मैं बात करूंगा जयपुर ग्रामीण की 3 हॉट सीटों की, विराटनगर, शाहपुरा और कोटपुतली, इन तीनों सीटों पर निर्दलियों का जो दबदबा है वो बहुत ही शानदार देखने को मिला। बीजेपी और कांग्रेस निर्दलियों के बराबर टक्कर रही। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब सरकार ने अच्छे योजनाएं दी, काफ़ी युवाओं को उत्साहित किया, लेकिन कांग्रेस को पछाड़ने के लिए यहाँ राजस्थान में मोदी जी अपना जादू चलाना चाहा मोदी जी ने, लेकिन मोदी जी का जादू चला नहीं, जबकि माइनस हो गया। मोदी जी ने जयपुर में एक रोड शो किया, वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से सटा हुआ एरिया था, वहाँ माइनस गया है, ना कि प्लस। मोदी जी से प्लस नहीं होगा जबकि माइनस ही होगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि निर्दलीय इस प्रकार से अपना दबदबा बनाने राजस्थान में करीब दोनों ही पार्टियों के बागी जो निर्दलीय हैं वो करीब 17 से 18 निर्दलीय इनके बीच दबदबा बनाएंगे और सरकार में अपनी वजूद रखेंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर दोनों ही पार्टी को कहीं ना कहीं निर्दलियों का समर्थन लेना होगा। हालांकि जो आंकलन वरिष्ठ पत्रकारों ने किया 85 से 90 है और 90 से या फिर यूँ कहीं 95 तक अगर जो पार्टी जो है सीट लेती है उसको कहीं ना कहीं निर्दलियों का सहारा लेना पड़ेगा। बहरहाल 3 तारीख को रिजल्ट आएंगे, उसके बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।